अस्सलामु अलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। होप आप लोग सब खैरियत से होंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिकोड्स। आज फाइनली हमारा इनकोडिंग्स का टॉपिक कवर हो जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने बीसीडी पढ़ा, बीसीडी आईसी, ईबीसीडी आईसी मैंने पढ़ाया, एएससीआईआई मैंने पढ़ाया और आज हम लोग फाइनली यूनिकोड पढ़ेंगे जो कि मॉडर्न यूजेज है। आजकल हम लोग यही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। ये भी ईज़ी टॉपिक है, जल्दी कवर हो जाएगा। व्हाट इज़ यूनिकोड? यूनिवर्सल कैरेक्टर्स एन्कोडिंग स्टैंडर्ड। What is Unicode? Unicode क्या होता है? Unicode is a character encoding standard that assign a unique number called code point to every character, symbols or emoji across the world's writing system. यानी आसान शब्दों में जितना भी कैरेक्टर, टेक्स्ट, सिंबल, इमोजी वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं आज कंप्यूटर में, वो सब यूनिकोड के अंदर होता है। यानी यूनिकोड है, इस वजह से आपका कंप्यूटर वो सब समझ पाता है। अदरवाइज कंप्यूटर को तो 0-1 ही समझ में आता है ना, उसको तो सिर्फ बाइनरी समझ में आता है, इमोजी कहाँ से समझ में आएगा? तो इमोजी के लिए मैप किया गया है कुछ बाइनरी पॉइंट्स, ठीक है? और इस अगर आपको कैरेक्टर एन्कोडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता, आपने नहीं देखा, तो सब ये नहीं पढ़ा, तो सबसे पहले आप जाके हमारा वो टॉपिक पढ़े बीसीडी वाला, जिसमें हमने प्रॉपर समझा है कैरेक्टर्स एन्कोडिंग होता क्या है और क्यों इसका ज़रूरत पड़ता है कंप्यूटर सिस्टम में और क्यों हम लोग को ज़रूरत है जानना कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर में ये टॉपिक। आइए की पॉइंट्स देखते हैं यूनिकोड का। Created to replace older limited encodings like ASCII 7-bit 128 characters and EBCDIC 8-bit 126 कैरेक्टर्स। यानी मेन मकसद यूनिकोड का यही था कि जो पुराना इनकोडिंग सिस्टम्स था जैसे कि ASCII और EBCDIC सिस्टम्स को ओवरकम करना, उनका प्रॉब्लम्स को खत्म करना। कैन रिप्रेजेंट ओवर 1.1 मिलियन कैरेक्टर्स। 1.1 मिलियन कैरेक्टर्स इनकोडिंग्स मौजूद है यूनिकोड के अंदर, समझ सकते हैं आप। सपोर्टेड इंग्लिश लेटर, चाइनीज, अरबिक, हिंदी, इमोजीज, मैथ सिंबल्स, साइंटिफिक कंप्यूटिंग्स एंड सो ऑन, ठीक है? यूनिकोड एग्जाम्पल इन एएससीआईआई में अगर ए रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए 65 आता था डेसिमल में और ये उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन था। लेकिन वहीं पर अगर आप देखेंगे यूनिकोड के लिए तो वहां पर ए इस तरीके से है और यू प्लस और 00 ये, यानी ये बताने का मकसद ये है कि ये जो एएससीआईआई है ना, ये सिस्टम का अपना रूल्स है यूनिकोड का, इसका यानी रिप्रेजेंटेशन मैप का, इसका अलग है, ठीक है? यानी अभी अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में यूनिकोड इस्तेमाल हो रहा है और आप ए प्रेस करते हैं ना कैपिटल वाला, तब बाइनरी में ये जाता, ठीक है? यानी ये भी इनकोडिंग्स है, ऐसा नहीं है कि प्लस और यू चले जा रहा है, क्योंकि प्लस और यू समझ में नहीं आता कंप्यूटर को, ये बाइनरी में कन्वर्ट होता है दोबारा से, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर अ है, अब ये हिंदी का अ है, ठीक है? तो ये इंग्लिश में हम लोग ए के बराबर करते हैं, इसके लिए अलग यूनिक कोड है, यानी ये कोड सिर्फ़ और सिर्फ़ अ के लिए आता है। तो जब आप कीबोर्ड से अ दबाएँगे, तो सिर्फ़ यही कंप्यूटर को समझ में आएगा कि ये होता है। सेम एज़ ये वाला इमोजी के लिए ये कैरेक्टर एन्कोडेड है, यानी ये मैप किया हुआ है। तो इस तरीके से मिलियंस मैप किया हुआ है। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा ही खतरनाक काम है, ठीक है? यूनिकोड कंसोर्टियम्स, ठीक है? इसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिकोड वाज़ क्रिएटेड by the Unicode Consortiums, a group of multi-language software manufacturer. It simplifies software localization and improves multilineal text processing. ठीक है? Unicode overcomes the difficulty inherent in ASCII and extended ASCII by standardizing script behavior, allowing many combinations of characters from different script and languages to coexist in a single document. यूनिकोड कंसोर्टियम एक ग्रुप था जो बेसिकली मल्टी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर में काम करते थे, यानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था। इन्होंने ही डेवलप किया यूनिकोड को एएससीआईआई और एक्सटेंडेड एएससीआईआई का जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है? यूनिकोड इन सीओए, यानी यूनिकोड कैसे रिलेट करता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर से। इन सीओए यूनिकोड्स कम अंडर द टॉपिक ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन कैरेक्टर्स एनकोडिंग। ऑफ कोर्स हम लोग वही तो पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में उस पार्ट को पढ़ रहे हैं जिसमें कैरेक्टर एन्कोडिंग्स आता है। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, द सीपीयू एंड मेमोरी ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी, हमें पता है ऑलरेडी। यूनिकोड असाइन ईच सिंबल्स अ नंबर कोड पॉइंट, देन दिस नंबर इज स्टोर्ड इन बाइनरी फ्रॉम द मेमोरी, हमें ये भी पता है। इनकोडिंग फॉर्म यूटीएफ, यानी यूटीएफ का कितना सारा फॉर्म है इनकोडिंग का? तो इनकोडिंग हैज़ डिफरेंट इनकोडिंग स्कीमा, यानी इनके पास अलग-अलग स्कीमा है। मेजरली 3 स्कीमा इस्तेमाल होता है। यूटीएफ-8 जिसमें वेरिएबल लेंथ होता है 1 से लेके 4 बाइट्स तक, तो 4 बाइट्स तक होता है, मोस्ट कॉमन इन वेब। वेब में आम तौर पे इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है? इस तरीके से यूटीएफ-16 2 और 4 बाइट्स कॉमनली यूज्ड इन विंडो और जावा, और इस तरीके से 32 बिट ये फिक्स 4 बाइट का है पर कैरेक्टर के लिए, और कोई भी यूनिकोड का कैरेक्टर आपको इस्तेमाल करना है, कुछ भी करना है, 32 बिट से आप कर सकते हैं।
COA cares because encoding affect storage size and memory organization. Of course जाहिर सी बात है, storage size और memory organization पूरा मैटर करता है इसी के ऊपर. Instructions execution. When a program processes text, the CPU load the binary Unicode value from memory. The ALU, arithmetic logic unit, may compare or manipulate this code, but actual rendering show लेटर इतना 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 इज डन बाय OS सॉफ्टवेयर. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना जरूरी है. समझना जरूरी कुछ यूं है कि बेसिकली अभी तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग हार्डवेयर रिलेटेड चीज पढ़ रहे हैं ना, यूट्यूब वगैरह. लेकिन दो चीज समझना जरूरी है. एक ये है कि कैरेक्टर एन्कोडिंग करके कंप्यूटर को बाइनरी समझाना, ये एक अलग चीज है. यानी कंप्यूटर को 0 1 समझ में आता है, हमने एक एन्कोडिंग सिस्टम बना दिया जिसके थ्रू अब हम लोग एक इमोजी को एक पर्टिकुलर बाइनरी नंबर में फिक्स करके मैप कर सकते हैं. तो जब वो बाइनरी कंप्यूटर को मिले, कंप्यूटर समझ जाएगा कि ये करना है. अब जो ये करना है ना, वो जो करता है, आज जब हम लोग के दबाते हैं तो स्क्रीन पे के दिखता है. तो जो स्क्रीन पे के दिखता है वो काम बेसिकली नहीं है हार्डवेयर का, वो ओएस और सॉफ्टवेयर है जो स्क्रीन पे आपको दिखाता है. यानी स्क्रीन पे दिखाना और चीज है और कंप्यूटर को समझ आना और चीज है. तो स्क्रीन पे नहीं दिखेगा लेकिन कंप्यूटर को समझ जरूर आ जाएगा. अभी हम लोग ये नहीं पढ़ रहे कि स्क्रीन पे कैसे दिख रहा है, ओएस कैसे काम कर रहा है, लेकिन अभी हम लोग ये समझ रहे हैं हार्डवेयर लेवल पे कि कंप्यूटर को कैसे समझ में आएगा. दोनों चीज में फर्क आपको समझ में आ रहा है ना. एक होता है कि कंप्यूटर को समझ में आ गया, लेकिन वो कंप्यूटर हम लोग को बताएगा कैसे. तो कंप्यूटर को समझ में आना इज इक्वल टू कैरेक्टर्स एन्कोडिंग पढ़ना, लेकिन वो हम लोगों को दिखाएगा कैसे, दैट इज डिफरेंट टॉपिक. वो ओएस के थ्रू स्क्रीन में दिखाता है. ये फर्क समझना जरूरी है. नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं. इंटरनेशनलाइजेशन 1 यानी I18 यानी I18N इन आर्किटेक्चर. यानी एक आर्किटेक्चर था. अर्लियर सीपीयूज एंड मेमोरी सिस्टम वर डिजाइन मेनली फॉर ASCII 1 बाइट्स पर कैरेक्टर. यानी हर कैरेक्टर में 1 बाइट यानी 8 बिट्स. विथ यूनिकोड सिस्टम मस्ट हैंडल मल्टी बाइट्स कैरेक्टर्स विच इम्पैक्ट मेमोरी एड्रेसिंग, बस ट्रांसफर. अब ये बस ट्रांसफर, मेमोरी एड्रेसिंग, ये सब हमारा कोर पार्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर से. कोर और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे. अभी हम लोग जस्ट एक बेस बना रहे हैं, इस वजह से हम लोग ने डिजिटल सर्किट्स वगैरह ये सब भी पढ़ा. सॉरी, अभी तक तो पढ़ा नहीं, पढ़ेंगे आगे हम लोग वो सब पढ़ेंगे. डिजिटल सर्किट्स वगैरह के बारे में बेसिक, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बेसिक हमारा इसके बाद ही वीडियो से वो बेसिक्स आएगा. मोर बाइट्स पर कैरेक्टर्स, इंस्ट्रक्शन सेट डिजाइन, स्ट्रिंग हैंडलिंग. ठीक है, यानी ये सब काम जरूरी हो गया था. वाई यूनिकोड मैटर्स इन COA, डेटा रिप्रेजेंटेशन. यानी यूनिकोड क्यों मैटर करता है? डेटा रिप्रेजेंटेशन, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, कंपैटिबिलिटी, रियल सिस्टम्स. ठीक है, डेटा रिप्रेजेंटेशन का मतलब जस्ट लाइक अ नंबर आर स्टोर्ड इन बाइनरी, टेक्स्ट मस्ट आल्सो बी स्टोर्ड रिप्रेजेंट इन द स्टैंडर्ड वे. यूनिकोड प्रोवाइड अ यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम ऑल द लैंग्वेज, एज सिंपल एज दैट. मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? यूनिकोड टेल्स अस हाउ मेनी बाइट्स ईच कैरेक्टर्स occupied when helping in organizing memory correctly. जाहिर सी बात है, ये भी हमें पता होना चाहिए. Compatibility. Unicode bridge old 8-bit systems like ASCII and EBCDIC with modern systems that use 16-bit or 32-bit encoding like UTF-16 और UTF-32. यानी जो प्रॉब्लम इनमें आता था, यूनिकोड उसको हटाया. कैसे हटाया वो यहाँ पर बताया मैंने. ठीक है, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल. रियल सिस्टम. इन ट्रेडिशनल सी प्रोग्रामिंग अ कैर इज 1 बाइट. यानी सी प्रोग्रामिंग आपको पता है, आपको पता है वहां पर कैर एक डेटा टाइप है जो 1 बाइट के बराबर होता है, विच वर्क्स वेल फॉर ASCII कैरेक्टर्स. बट यूनिकोड कैरेक्टर्स may require multiple bytes, so the language introduce type the char, यानी टाइप wchar और t और string class that supports multi bytes character. यानी आसान शब्दों में char, बहुत सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने देखा होगा कि एक लेटर के लिए भी एक डेटा टाइप होता है डायरेक्ट, और एक होता है स्ट्रिंग जिसमें आप मल्टीपल डेटा टाइप लिख सकते हैं. तो जितने भी लो लेवल्स लैंग्वेज आप देखेंगे ना, मोस्टली जो सिस्टम के ज्यादा यानी हार्डवेयर के ज्यादा करीब होते हैं, उन लैंग्वेजेस में आपको दिखेगा कि कैर नाम का अलग से एक डेटा टाइप होगा. लेकिन बहुत से ऐसे लैंग्वेज जैसे जावास्क्रिप्ट वगैरह हो गया, उनमें कैर नाम का ऐसा कोई नहीं है, सीधा स्ट्रिंग है. ठीक है, एग्जाम्पल इन एक्शन. अब एक्शन में एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो जैसे कि देखिए, इफ यू टाइप दिस इन सी विथ UTF इनकोडिंग, यानी जब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर एक ऑप्शन होता है प्रिंट एफ का. अब यहाँ पर हम लिख दिया मरहबन, मैंने लिख दिया मरहबन यानी वेलकम अरबिक में. अब यहाँ पर आपने लिखा अरबिक. अब कंप्यूटर को तो अरबिक तो बहुत दूर की बात है, बेचारा को तो इंग्लिश समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पर तो मैंने अरबिक लिख दिया. तो कंप्यूटर कैसे रिप्रेजेंट करेगा? यानी यहाँ पर अरबिक का ईच लेटर यानी मीम, रा, हा, बा और अलिफ, ये जितना भी लेटर है ये तो
कंप्यूटर को नहीं समझ में आता ना, वो 0-1 ही समझता है। तो इन सब को इनकोड किया गया है यूटीएफ के ज़रिए से। तो यूटीएफ हर एक अल्फ़ाबेट को एक अलग बाइनरी फ़ॉर्म में रिप्रेज़ेंट करता है। तो जो बाइनरी है वो इन यानी जो कैरेक्टर एन्कोडिंग है वो इस तरीके से काम करता है कि ए के लिए जो बाइनरी है वो लेगा, इस तरीके से यानी मीम के लिए इस तरीके से, ठीक है? इट स्टोर्स इन मेमोरी यूजिंग 2 टू 3 बाइट्स पर कैरेक्टर, यानी 2 से 3 बाइट इस्तेमाल करता है पर कैरेक्टर्स के लिए, आप समझ रहे हैं? यानी मीम एक कैरेक्टर है, एक अल्फ़ाबेट है अरबिक में, उसके लिए 2 से 3 बाइट्स यानी 16 से 32 बिट के अराउंड इस्तेमाल करता है जगह, ठीक है? अरबिक कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड मोर देन 1 बाइट्स इन यूटीएफ-8। The CPU loads this multi-byte sequence and send them to display hardware. The OS front rendering engine process that bytes and correctly यानी that process and bytes the correctly display the word marhaban which means hello. समझ में आया अब आपको कैसे करके ये पूरा मतलब ये जो एक पूरा एन्कोडिंग का फ्लो है वो कैसे चलता है एक्चुअली में। और यूटीएफ में आके मैंने एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि ये एक्चुअली में आप इस्तेमाल करते हैं, यानी एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आप इसको आपका इससे पाला पड़ने वाला है, जबकि बीसीडी और एएसआईसी उससे डायरेक्ट नहीं पढ़ता है अपना, ठीक है। इनकोडिंग्स यानी यूनिकोड इनकोडिंग्स, अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं और अंदर डिटेल में। यूनिकोड डिफाइंस मल्टी इनकोडिंग्स of its single characters set UTF-7, UTF-8, UTF-16, UTF-32। यानी मैंने पहले बताया कि यहाँ पर स्कीमास दिया गया है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ द डेटा अमॉन्ग्स दिस इनकोडिंग इज लॉसलेस। क्या मतलब समझिए। इनकोडिंग्स अरे इनकोडिंग्स बाइट पर कैरेक्टर और डिस्क्रिप्शन, यानी इनकोडिंग स्कीमा और उस इनकोडिंग स्कीमा में कितना बाइट पर कैरेक्टर लेता है और उसका डिस्क्रिप्शन, यानी इससे आप प्रॉपर स्कीमा है इनकोडिंग का यूनिकोड का वो समझ जाते हैं। मेजरली 3 है, 8, 16, 32। 8 में कैरेक्टर्स कितना लेता है उसका डिस्क्रिप्शन, 16 और 32 में, तो आप पूरा समझ जाएंगे, ठीक है। आइए एक करके समझते हैं। यूटीएफ 8 में कितना कैरेक्टर्स लिया जाता है पर, यानी कितना बाइट्स पर कैरेक्टर, यानी यहाँ पर बिट्स का बात ही खत्म हो गया, बाइट्स चल रहा है, ठीक है। 1 से लेके 4 बाइट्स लिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे 1 से लेके 4 इतना लंबा, इसका रीजन ये है कि बहुत सा किस्म का लैंग्वेज दुनिया में मौजूद है, ठीक है। तो उस बेसिस पे वो डिसाइड करता है। तो 1 बाइट से लेके 4 बाइट के अंदर अंदर एक कैरेक्टर लिया जाता है, जैसे कि ए, ठीक है, ये एक कैरेक्टर है, 1 से 4 बाइट के अंदर होगा। वेरिएबल लेंथ डिपेंड्स ऑन कैरेक्टर, वेरिएबल का जो लेंथ है वो कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ASCII टेक्स ओनली 1 बाइट व्हाइल अनयूजुअल कैरेक्टर्स टेक 4 बाइट, ठीक है। यानी ASCII अगर बिहाइंड द सीन इस्तेमाल होगा तो 1 बाइट लेगा, लेकिन जो अनयूजुअल है उसके अलावा है वो 4 लेगा, ठीक है। यानी 1 से लेके 4 के अंदर होगा डिपेंडिंग ऑन, अब ये और अंदर का बात हो जाएगा कि और इन डिटेल अगर आपको समझना होगा कि यूनिकोड कब 1 लेता है कब 4, तो ये बहुत डेप्थ हो जाएगा, अब ये आपकी इसको ज़रूरत नहीं है। अभी आप इतना समझिए कि 1 से 4 बिट के अंदर ही UTF-8 जगह लेता है। 16 बिट में जब आप जाते हैं तो 2 से 4 के बीच में लेता है, यानी अब मिनिमम 2 लेगा, 2 से कम बिट नहीं लेगा, ठीक है। यूजेस 2 बाइट फॉर मोस्ट कैरेक्टर व्हाइल अनयूजुअल कैरेक्टर्स टेक 4 बाइट, यानी आमतौर पे 2 बाइट लेगा, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स के लिए 4 बाइट भी ले सकता है। UTF-32 ये 4 बाइट ही लेगा, फिक्स्ड 4 बाइट पर कैरेक्टर, यानी हर कैरेक्टर में 4 बाइट्स लेगा, यानी हर कैरेक्टर में लेगा। और भाई कैरेक्टर का मतलब ए, बी इस तरीके से, ये कैरेक्टर एक लेटर है, यानी एक अल्फाबेट है, ठीक है। फिक्स्ड 4 बाइट पर कैरेक्टर। वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन UTF-32 स्ट्रिंग बाय ओनली काउंटिंग बाइट्स। ठीक हो गया, नीचे आते हैं, ओह सॉरी नीचे आते हैं। अब यहाँ पर देखिए यूनिकोड नोटेशंस, अब यूनिकोड का नोटेशंस भी है। द नोटेशंस यूज हेक्साडेसिमल डिजिट्स इन फॉर्मेट एज फॉलोज, यानी ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट पे इसका इस्तेमाल होता है इस तरीके से U हाइफन और XXX, और द नंबर गोज फ्रॉम इस तरीके से U हाइफन 00 और इस तरीके से FF, ठीक है। अब ये F कहाँ से आया, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में मैंने कहा था बहुत सा इस्तेमाल होता है, तो यूनिकोड भी हेक्साडेसिमल इस्तेमाल करता है। हेक्साडेसिमल अगर आपको नहीं पता, नंबर सिस्टम में मैंने बहुत डिटेल में समझाया है और एक डेडिकेटेड वीडियो भी है हेक्साडेसिमल के ऊपर, तो पहले जाके नंबर सिस्टम देखिए, फिर हेक्साडेसिमल का वीडियो देखिए, पूरा हलवा बन जाएगा हेक्साडेसिमल आपके लिए, ठीक है। यूनिकोड प्लान्स, Unicode divide the available space codes into planes. A planes is a continuous group of 65,536 कोड पॉइंट्स। अच्छा, अब कौन हमको ये बताएगा कि ये जो इतना जो अमाउंट है 65,536, ये एक और जगह भी इस्तेमाल होता है, यानी एक और चीज़ भी है, यानी कुछ और एक चीज़ है जो नेटवर्किंग के टॉपिक पे आता है, वो भी इतना ही है काउंटिंग के एतबार से, ठीक है। तो देखते हैं कमेंट में कौन बताता है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट 16 बिट
यानी प्लान स्ट्रक्चर अब देख लेते हैं। प्लेन स्ट्रक्चर क्या होता है? नंबर 1 में मोस्ट सिग्निफिकेंट 16 बिट डिफाइन द प्लेन, आई नंबर ऑफ प्लेन्स इज इतना एंड ईच प्लेन कैन डिफाइन अप टू इतना कैरेक्टर्स और सिंबल्स। थोड़ा और इन डेप्थ चलते हैं इसके अंदर, ठीक है। प्लेन्स का टाइप है कुछ, प्लेन्स का नंबर है कुछ और डिस्क्रिप्शन है। प्लेन्स का टाइप कितना है? बेसिक मल्टी लैंग्वेज है यहाँ पर प्लेन्स बीएमपी, और सप्लीमेंट्री मल्टी लैंग्वेज आप यहाँ पर बोल सकते हैं, और सप्लीमेंट्री आइडियोग्राफिक प्लेन्स है, और यहाँ पर सप्लीमेंट्री स्पेशल प्लेन है और प्राइवेट यूज प्लेन भी है, ठीक है। और ये सब हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। 0000 डिजाइन टू बी कंपैटिबल विद प्रीवियस 16 बिट यूटीएफ, मोस्ट सिग्निफिकेंस इतना इन द प्लेन आर ऑल zeros. Mostly defined character set in different languages represent as इस तरीके से where XXX is the least significant 16 bit. Example U plus 09000 to U plus hexadecimal का ये representation है 9FF. Reserved for देवनागरी, ठीक है। और इस तरीके से रिजर्व फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी हिंदी के लिए और मैथमेटिक्स के लिए एक एक रिजर्व है। जो हमने ऊपर देखा, जाहिर सी बात है, कुछ फिक्स्ड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मैप किया होगा ना, तो ये हेक्साडेसिमल के वे में बताया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे हेक्साडेसिमल क्यों? भाई अगर बाइनरी में हम आपको इतना लंबा लंबा पता है तो पूरा 2 पेज में तो सिर्फ इसी के बारे में डिस्कस हो जाएगा ना, कि इतना लंबा बाइनरी इसमें, और ऊपर से उसमें कंफ्यूजन भी होगा पढ़ने में। इसीलिए बाइनरी को हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करके बताया जा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक इसके लिए है, यहाँ से यहाँ तक इसके लिए है, एज सिंपल एज दैट। सप्लीमेंट्री में अगर आप देखें तो डिजाइन टू प्रोवाइड मोर कोड फॉर दोज मल्टी लैंग्वेज कैरेक्टर्स दैट आर एक्सक्लूडेड इन बीएमपी, यानी जो इसमें छूट गया था ऊपर वाले में, उसमें एग्जांपल्स 10140 से लेकर 1018F तक आर रिजर्व्ड फॉर एंशिएंट ग्रीक नंबर, यानी जितना भी एंशिएंट ग्रीक नंबर है वो इसके अंदर आ जाता है सप्लीमेंट्री में। एक और सप्लीमेंट्री है जो आइडियोग्राफिक्स है, डिजाइन टू प्रोवाइड कोड्स फॉर आइडियोग्राफिक सिंबल्स दैट प्रोवाइड एन आइडिया इन कॉन्ट्रास्ट टू अ साउंड। एग्जाम्पल 20000 से लेकर 2A6DF तक आर रिजर्व फॉर CJK यूनिफाइड एक्सटेंशन बी, यानी यहाँ पर फिर अलग एक चीज के लिए रिजर्व कर दिया गया। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप सप्लीमेंट्री स्पेशल प्लेन देखेंगे तो यूज्ड फॉर स्पेशल कैरेक्टर्स, एग्जाम्पल E000 से लेकर E07F आर रिजर्व फॉर द टैग्स, ठीक है। तो अलग अलग चीज के लिए अलग अलग रिजर्व किया हुआ है। और यहाँ पर फॉर प्राइवेट यूज दे आर यूज फॉन्ट इंटरनली टू रेफर द ऑक्सिलरी। नेक्स्ट आते हैं एड, तो ये पूरा बेसिकली डिस्कशन था इन डिटेल कि यूनिकोड, और यूनिकोड में क्या प्लेन सिस्टम होता है, स्ट्रक्चर यूनिकोड का प्लेन सिस्टम में होता है, कितना किस्म का इनकोडिंग से हमने यहाँ पर देखा, ठीक है, और क्यों जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ हमने देखा, कहा गया, यहाँ हमने देखा कि कैसे एक्चुअली में ओवरफ्लो, यानी फ्लो कैसे है बेसिकली यूनिकोड का। आइए यहाँ पर देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस, यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट। Unicode support almost all the characters and symbols used in the real world's writing system, making it universal character set that can be used to represent text in any language. सबसे बड़ा एडवांटेज इसका यही है, ठीक है। इंटरऑपरेबिलिटी, Unicode provides interoperability between different computing system, platforms, and software applications. This means that text encoded in Unicode can be extended and displayed correctly across different systems regardless of the language and script used. यानी आसान शब्दों में ये है कि ये एक ऐसा यूनिकोड, एक ऐसा सिस्टम है ना कि सिस्टम को आप कहीं और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इसमें इसको आप, यानी ये एक फिक्स नहीं है, कंपैटिबिलिटी इशू इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट यही चीज यहाँ पर है कि कंपैटिबिलिटी कैसा है इसका। यूनिकोड इज कंपैटिबल विद ऑल द मेजर कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग Windows, Mac OS, Linux, and mobile devices. This make it easy to share and display text across different devices and platforms. यानी सबसे एक बहुत बड़ा पॉइंट ये भी है कि कंपैटिबिलिटी इशू नहीं है। सबसे बड़ा पॉइंट तो ये हो गया, कैरेक्टर्स इसमें बहुत ज़्यादा आ जाती है। दूसरा कंपैटिबिलिटी, ठीक है। एफिशिएंट स्टोरेज, यूनिकोड use a fixed length Unicode schema that makes it more efficient in terms of storage and memory usage other than encoding standard, यानी बाकी स्टैंडर्ड के हिसाब से ये मेमोरी एफिशिएंट भी है। अब कंपैटिबिलिटी, अब डिसएडवांटेज क्या है वो समझो। कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्स है दूसरे के हिसाब से, जाहिर सी बात है, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा तो कॉम्प्लेक्स तो होगा ही। Unicode is a complex encoding standard that can be difficult to implement and use correctly. It requires a significant amount of knowledge and expertise to correctly encode, store, and display text in Unicode. ठीक है? Compatibility issue with legacy systems. Some legacy system and software application may not support Unicode or may not display Unicode characters correctly. This can cause compatibility issue when exchanging text across different systems. अब जाहिर सी बात है,
जो बहुत से लेगेसी सिस्टम्स है, पुराना सिस्टम्स है, जिनमें बहुत पुराना यानी कोड है, यानी जिसमें ASCII भी नहीं है, जिसमें BCD लगा है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें तो कंपैटिबिलिटी इश्यू होगा ही ना, ठीक है? लार्ज कैरेक्टर set. Unicode's large character set can be a disadvantage in some applications where only a small subset of characters is needed. These can result a larger file size and increase memory usage. यानी कुछ जगह ऐसा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ता है, छोटा अमाउंट चाहिए लेकिन इसमें ज़्यादा आ जाता है, ठीक है? हालाँकि इसका भी इलाज और उपाय है, वो हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे। Localization. While Unicode support most of the world's writing system, it may not sufficient for some localizations requirement. क्या मतलब इसका? Such as the need for specialized symbol और कैरेक्टर्स दैट आर यूनिक टू अ पर्टिकुलर लैंग्वेज और अ कल्चर। यानी अब ये हालाँकि लिमिटेशंस में मत नहीं बोलना चाहिए इसको, बट चलो है कि यानी अब देखिए एक होता है कि मैथ्स का कुछ सिंबल है, ये तो समझ में आता है। लेकिन अब एक एक सिंबल मैंने बना लिया जो मैं अपने किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में इस्तेमाल करता हूँ। यानी अभी मैं एक एरो बना लूँ, टेढ़ा एरो बना लूँ और मैं बोलूँ इसका मतलब होता है यूनिकोड कंप्यूटर में। तो भाई ये उसको कैसे पता चलेगा? ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है ना कि such as needed for specialized symbols और कैरेक्टर्स दैट यूनिकली टू अ पर्टिकुलर लैंग्वेज और कल्चर। यानी किसी एक लैंग्वेज या किसी एक पर्टिकुलर कल्चर में अगर एक यूनिक सिंबल इस्तेमाल हो रहा है या कोई पुराना सिंबल का कुछ और मतलब लिया जा रहा है, तो वो यूनिकोड में नहीं होगा। तो भाई वो होगा भी क्यों? वो उसका स्पेशलाइज़्ड चीज़ है ना। जब एक चीज़ स्टैंडर्डाइज़ हो जाता है ना, तो इसका मतलब ही ये होता है कि भाई अब इसका हर बंदा वही मतलब समझेगा। यानी पाई जिस तरीके से हम लोग लिखते हैं, वो पाई का एक ही मतलब होता है पाई वाला, ठीक है? यानी अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम पाई बोलेंगे और मैथ्स का सर्कल वाला पाई बोलेंगे, तो दोनों सुनने में तो पाई-पाई लगेगा। लेकिन जब आप लिखेंगे ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पाई को आप सर्कल वाला पाई की तरह नहीं लिखते, ठीक है? वो अलग ही लिखेंगे। तो इसका मतलब है वो स्टैंडर्डाइज़ किया हुआ है कि वो पाई का मतलब एक ही होता है, जो दुनिया में हर बंदा वही समझेगा। दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्डाइज़ेशन, ठीक है? नेक्स्ट समरी देख लेते हैं अब। की टेक अवे यूनिकोड यूनिवर्सल स्टैंडर्ड फॉर टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? इन COA इट्स स्टडी अंडर कैरेक्टर एन्कोडिंग विद ASCII, BCD, EBCDIC एंड BCDIC और फाइनली हमने सब पढ़ लिया। सबसे पहले BCD पढ़ा और उसी में हमने BCDIC पढ़ा। इसके पहले इसके बाद यानी इनको पढ़ने के बाद EBCDIC पढ़ा, उसके बाद ASCII पढ़ा लास्ट क्लास में और आज हम लोगों ने यूनिकोड पढ़ा और इसी के साथ कैरेक्टर्स एन्कोडिंग भैया हो गया कंप्लीट। इंपॉर्टेंट बिकॉज़ इट अफेक्ट्स हाउ टेक्स्ट इज स्टोर्ड इन मेमोरी, fetched by CPU and processed in instructions. Encoding UTF-8 1632 decide memory size and performance in handling text जो कि हमने पढ़ लिया, ठीक है? Unicode ensures that text from another any language, whether Arabic, Chinese or emoji, can be stored, transmitted and displayed correctly in modern computer system. This is a crucial for internationalization and proper handling of global data. ठीक है? तो इससे आपको ये पूरा समझ में आ गया कि कैरेक्टर्स एन्कोडिंग। अब देखिए अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आया ना, तो हाइली रिकमेंड कि आप सबसे पहले BCD वाला देखिए, उसके बाद BCDIC वाला देखिए, उसके बाद ASCII वाला देखिए और फिर ये देखिए। तब जाके एक पूरा सेट आपको समझ में आएगा ना कि एन्कोडिंग्स कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ खत्म होता है। तब जाके हर चीज़ जो इसमें मैं बोला हूँ ये आपको मेक सेंस करेगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर भी कर देना और नेक्स्ट टॉपिक से तो हम लोग पढ़ेंगे लॉजिकल गेट और कुछ डिजिटल सर्किट्स के बारे में और फिर हम लोग अपने कोर पार्ट में चलेंगे, रैम्स वगैरह एंड ऑल दैट। काफ़ी लंबा भी पढ़ना है, एक-एक टॉपिक को कवर करेंगे और प्लेलिस्ट जाके ज़रूर चेक कर लेना। वहाँ पर हर वीडियो मिल जाएगा टॉपिक वाइज़।